इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात के लिए मौजूद हमास की क़यादत को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील अल हय्या की हलाकत की मुतज़ाद इतलात सामने आ रही है। आज तो कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है, इंडिया को उस पर बोलना चाहिए था। इंडिया जो है वो ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का खैर खां है। ईरान के ऊपर हमला होता है, इंडिया कहते हैं हम कंसर्न्ड है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ही कोई नहीं देता। मतलब कम से कम खुल के बात तो करनी चाहिए ना यार। मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, कल को इंडिया की सॉवरेनिटी की कोई वायलेशन करे तो लोग कहेंगे वी आर कंसर्न्ड, तो मतलब इंडिया को बुरा लगेगा। मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूं, ग्रेटर इसराइल और नो ग्रेटर इसराइल, ये इसराइल इन सबको नाकों चने चबवा के रखेगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि इन तिलों में तेल नहीं है। अरब ममालिक मुकम्मल तौर पे लेट चुके हैं। अब इब्राहिमी मुआहदा होना ही होना है और इसराइल अपनी टांग ऊपर रख के मनवाएगा। इसराइल तो इस बात का एलानिया तौर पर इतराफ कर रहा है कि अब तो वो किसी मुल्क को नहीं छोड़ेगा, किसी भी मुसलमान। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया है, जिसमें भारत ने किसी का भी पक्ष न लेकर बीच का रास्ता निकाला है। दोस्तों इस बात को लेकर कमर चीमा क्यों तड़फड़ा रहा है पता नहीं। दोस्तों भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, कतर से भी अच्छे संबंध है, इजराइल से भी दोस्ताना संबंध है। इस बात को लेकर कमर चीमा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उसे लग रहा है कि भारत कतर की पक्ष लेकर इजराइल के खिलाफ कंडेम करे। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद। और कैसे देखते हैं आप, जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है उसके बाद कई कंट्रीज जो हैं वो इजराइल को गलत भी ठहरा रही हैं, लेकिन बहुत सी जगह से ऐसा भी है, खासतौर पे भारत के कई लोग जो हैं वो इस अटैक को सही भी ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन लोगों ने जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जो एक अटैक किया गया था इजराइल में, उस वक्त ये इन्वॉल्व थे और इनको मारना कोई गलत बात नहीं। देखिए भारत के लोगों का क्या कहना है, वो तो जारी बात है, उनका एक खास मौक़िफ़ होता है हमास के बारे में, क्योंकि वो हमास को लिंक करते हैं कश्मीरी ग्रुपों से। तो वो कहते हैं जी कि क्योंकि कश्मीर और फ़लस्तीन और हमास ये एक ही केस है, तो वो एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, तो वो कहेंगे जी इस चीज़ को कुछ लोगों का। लेकिन इस जो इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है वो तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मीठी सी स्टेटमेंट है। मीठी स्टेटमेंट समझती हैं कि स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द अटैक। कंसर्न क्या होता है? अभी तो कतर ने इतना ज़्यादा हेल्प किया इंडिया का, उनके 9 नेवी के बंदे छोड़े नरेंद्र मोदी साहब को, तो आज तो कतर की सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है, इंडिया को उस पर बोलना चाहिए था। इंडिया जो है वो ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का खैर खां है। ईरान के ऊपर हमला होता है, इंडिया कहते हैं हम कंसर्न्ड है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ही कोई नहीं देता। मतलब कम से कम खुल के बात तो करनी चाहिए ना यार। मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन है, कल को इंडिया की सॉवरेनिटी की कोई वायलेशन करे तो लोग कहेंगे वी आर कंसर्न्ड, तो मतलब इंडिया को बुरा लगेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर जब लोगों ने इंडिया का साथ नहीं दिया और इंडिया के साथ वो खड़े नहीं हुए, या हर बंदे ने न्यूट्रलिटी शो की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया हर जो एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है उस पर कहता है हम कंसर्न है, बोलते ही नहीं, उसके ऊपर अपना मौकफ ही नहीं देता। तो इंडिया वैसे कहता है कि हम ग्लोबल साउथ की बड़ी पावर हैं, तो उनको चाहिए कि भाई अपना मौकफ तो लेना। कोई सिर्फ ये कह देना मुझे बड़ा कंसर्न है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, और ईरान के साथ जो खास तौर पे, तो इंडिया ने तो साबित किया कि उसका तल्लक इजराइल के साथ है, ईरान के साथ कोई नहीं। और ये चीज़ पाकिस्तान ने भी ईरान को समझाई है कि बाकी आपकी मर्जी, लेकिन देख लें इंडिया ने आपके साथ क्या किया। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, मैडम, फ्रांस के सदर, बरतानिया के वजीर आजम, दुनिया के वेस्टर्न जितने पार्टनर थे, उन्होंने भी इजराइल को कंडेम किया। नहीं किया तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कंडेम किया है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। ठीक है जी, यहीं से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने कंडेम ही नहीं किया। उन्होंने, मतलब बरतानिया भी कंडेम कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्रांस, द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, वो भी कंडेम कर रहा है। इंडिया कह रहा है हम कंडेम नहीं करेंगे। जब कल को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ये सारे मुल्क साइड पे मुंह बना के खड़े होंगे, इंडिया कहेंगे हमारे साथ ही कोई नहीं होता। ये रशिया हमारे साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इंडिया साथ ही नहीं देता, इंडिया सिर्फ इंडिया की तरफ देखता है। तो ये पॉइंट है मैडम। मैंने कहा मोदी साहब आपका शो देखते हैं, एटलीस्ट जो है ना, उनको ये मेरी तरफ से पैगाम है कि सर कोई हल्की फुल्की स्टेटमेंट जारी किया करें।
तो जो कतर जो है ये तो हो गया इंडिया फैक्टर, लेकिन मुझे वैसे अंदर से ये लगता है कि कतर जो है ना वो भी चाहता था हल्की फुल्की ये टुकटाक हो जाए, क्योंकि कतर खुद बहुत टफ लाइन ले रहा था और हमास को कह रहा था भैया ये तुम जो पीस प्रोसेस है इसको फॉलो करो और जो कह रहे हैं अमेरिकन और ये इजरायली मान लो। वो हमास मान नहीं रहा, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमला कर दिया तो हम क्या करें, देखो हमारे ऊपर भी हमला कर दिया उन्होंने, तो अब अगर तुमने पीस प्रोसेस को फॉलो ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो मुझे तो लगता है कल को तुर्की पे भी इसराइल हमला कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी हमास की लीडरशिप मौजूद है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेलिकेट। और दूसरा यही है कि इसराइल को पता किसी ने जवाब तो देना नहीं है, जिधर मर्जी मिसाइल घुमा दो, दाएं कर दो बाएं कर दो ऊपर नीचे जिधर मर्जी मार दो, कोई जवाब तो देते नहीं है। वो देखे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिडल ईस्ट में उसने छोड़ा जिसके ऊपर हमला नहीं किया। कोई माई का लाल देखे मैडम, यहाँ पे आके फिर पाक फौज याद आती है आपको तो ज्यादा नहीं याद आती, लेकिन ये है कि हमें बड़ी याद आती है पाक फौज, क्योंकि हमें पता है यार कल कला को कहीं से कोई ठुस ठस हुई, छोटी मोटी टकटलियां हुई, तो ये पाक फौज ही है जो आगे खड़ी होगी, इन मिसाइलों को रोकेगी, इनके हमले करेगी, ठीक है, और जो मारेगा उसको जवाब देगी। एटलीस्ट हम जवाब देने की सलाहियत जरूर रखते हैं मैडम, ये तो आपको भी फख्र होना चाहिए मैडम, ऐसे ना करें, हल्का फुल्का तो फख्र आपको होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सर हमास का साथ ना देना आपको नहीं लगता कि बेहतर होगा, इसलिए कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था इजराइल में, तो फलस्तीन वालों की बात नहीं हो रही, लेकिन हमास वालों पे जिस तरह से वो कह रहे हैं नेतन्याहू के जी हम छोड़ेंगे नहीं और एक एक को पकड़ के मारेंगे, तो उस पे पाकिस्तान क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो लोगों की जानें ले चुके हैं। और जाहिर है कि अमेरिका भी इनके साथ है। अभी तो अमेरिका सर हमारा बड़ा करीबी बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ने भी इस वक्त इजराइल का साथ दिया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत और इजराइल तो आपस में बिजनेस कर रहे हैं सर। आज ही उन्होंने एक डील भी साइन की है, कई जगह पे सिग्नेचर्स हुए हैं और वो तो साथ में काम कर रहे हैं। तो वो इस गलत चीज को तो मेरा ख्याल है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जो हम करने जा रहे हैं। मैं फलस्तीन वालों की बात नहीं करी, लेकिन हमास वालों को तो बिल्कुल सर सपोर्ट ही करना चाहिए। मैडम आपने फिर साबित कर दिया आप इजराइल के साथ। देखिए सवाल ये है कि आप इजराइल को सपोर्ट करें, आपको मैं नहीं रोक सकता। हाँ जी, तो दावा ये किया जा रहा है कि जो कतर के ऊपर इजराइल ने हमला किया है उसके बारे में अमेरिका को पहले से पता था और अमेरिका ने यानी ट्रंप ने अपने बंदे को कहा कि कतर को भी इन्फॉर्म कर दो और कतर को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। ये आया है अमेरिका का वर्जन, ये है ऑफिशियल व्हाइट हाउस का वर्जन। लेकिन खेल में एक ट्विस्ट तब आता है जब कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन यह बयान जारी करते हैं, द स्टेटमेंट बीइंग सर्कुलेटेड अबाउट कतर being informed of the attack in advance are baseless. The call from a US official came during the sound of explosions caused by the Israeli attack in Doha. अटैक शुरू हो चुका था, धमाके हो रहे थे, तो अमेरिका की कॉल आई। इससे पहले अमेरिका की कोई कॉल हमें नहीं आई। यहाँ पे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। अमेरिका ये दावा क्यों करेगा कि हमने कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया था? लेकिन अगर अमेरिका का ये दावा झूठा है तो कतर का दिफाई निज़ाम कहाँ है? कतर के राफेल जहाज कहाँ हैं? F-15s कहाँ हैं? कतर कोई गरीब मुल्क नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त एयरफोर्स रखता है कतर। नंबर्स को छोड़ें, लेकिन उनके पास बड़े एडवांस जेट्स मौजूद हैं।